नमस्कार। यह गोरखपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए एक गौरव का विषय है कि गोरखपुर के कांग्रेस पार्टी के एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सैयद इकबाल अहमद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अल्पसंख्यक विभाग का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। ये अगर कहा जाए तो पूर्वांचल के लिए यह पहला मौका है कि जब पूर्वांचल से किसी पार्टी के कार्यकर्ता को, किसी पार्टी के तय अपने को पूरी तरह सुपुर्द करने वाली शख्सियत को ये ओहदा दिया गया है। आइए जानते हैं सैयद इकबाल अहमद से कि वो इस ओहदे को पाने के बाद, इस बुलंदी पर पहुँचने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कौन से संघर्ष किए हैं कि जो आज उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। तो सैयद इकबाल साहब, आपका ईएन डेली की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ कि पूर्वांचल ही में नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर के गोरखपुर तक आपका हर जगह भव्य स्वागत हुआ है। अभी गोरखपुर में भी आपका लोगों ने स्वागत किया। तो आखिर क्या वजह है कि आपको इतनी मोहब्बत दी जा रही है और आप इस पद को पाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो इस पद से नवाज़ा गया है, तो मेरी मेहनत तो ये थी कि हम कभी रुकते नहीं थे और हर स्टेट में कहीं भी प्रोग्राम होते थे, चाहे माइनॉरिटी के मामले में होता था या किसी कोई चुनाव होता था, तो मैं हर चुनाव में पहुँचता था। मुझे जहाँ भी भेजा जाता था, मैं ईमानदारी से काम करता था और ये इत्तेफ़ाक कह लीजिए या मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए कि जहाँ भी भेजा गया, हम वहाँ चुनाव जीत के आए। तो सबसे बड़ा ये भी एक मसला हमारे साथ बड़ा अच्छा रहा कि हम जहाँ भी गए चुनाव जीते। और दूसरी चीज़ माइनॉरिटी के मामले में जब भी कोई मामलात आते हैं, कोई भी चीज़ें आती हैं, तो हम सबसे बड़े आगे खड़े होने की कोशिश करते हैं कि हम इन मामलात में आगे बढ़ के हिस्सा लें। ये सैयद इकबाल अहमद का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जीती-जागती मिसाल इन्होंने खुद पेश भी किया है। जब इनके घर के आस-पास एक ऐसा निर्धन व्यक्ति जिसकी मृत्यु के बाद यहाँ तक कि उसकी अर्थी के लिए भी कोई उठाने वाला नहीं था, ना ही कोई उसके परिवार के लोग थे। तो सैयद इकबाल अहमद ने वहाँ जा कर के उसकी अर्थी की व्यवस्था की, अपने दोस्तों को बुलाया और खुद अपने काँधों पर लेकर के उसे घाट तक ले गए। तो इनका जो है ये कार्य रहा है, सामाजिक कार्यों में भी इनकी रुचि रही है और राजनीतिक तौर पर भी इनकी शख्सियत दिन-ब-दिन निखरती जा रही है। सईद इकबाल साहब, आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो आपने क्या सोचा है कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ क्या नया किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि जो बिहार में जिस तरीके से जनगणना की बात आ रही है, तो जनगणना हुई और इसी तर्ज पे हर राज्य में जनगणना होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हमारी सरकार वापस आती है 2023 में, जो नवंबर में चुनाव है, तो हम जनगणना कराएँगे। इसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ में होगा, इसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में होगा। जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, सब जगह जनगणना होनी है और हम राहुल जी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि पूरे देश में जनगणना होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में तो होनी ही चाहिए, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूरे देश में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसकी डिमांड हम करते हैं आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द जनसंख्या का ये जनगणना होनी चाहिए। जैसा कि सईद इकबाल अहमद ने बताया कि बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत से ऐसी जातीय और विशेष रूप से अल्पसंख्यक के बहुत सा ऐसा समुदाय है, जिनके जातीय जनगणना में उनकी संख्या नहीं मालूम और जब कोई सरकार किसी संरचना करती है, उनके कार्यों को उनको प्रोत्साहन के लिए, तो उनकी संख्या के आधार पर उनको पूरी तरह वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो आप क्या चाहते हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर जो सुविधाएँ हैं, लोगों तक पहुँचनी चाहिए और विशेष रूप से अल्पसंख्यक तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देती है गरीब, मज़लूम, अल्पसंख्यकों पर कि उन तक उन योजनाओं तक पहुँचाया जाए।
लेकिन सरकारें जब बदल जाती हैं तो तमाम ऐसी चीजें जो योजना होती है उसको रोक दी जाती है, ठप कर दी जाती है, क्योंकि वोट का मामला होता है। क्योंकि बीजेपी हमेशा यही काम करती है कि अल्पसंख्यक मुसलमान के चक्कर में वो 5 समुदाय भी बेचारे मारे जाते हैं। तो मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ, मैं बार-बार बोलता हूँ कि ये अल्पसंख्यक मतलब 5 लोग, तो उनको तो उनका भी हक भी मार लिया जाता है। तो हम अब इसी पे काम कर रहे हैं कि भाई ये सारे लोग अपने हैं, इनका हक ना मारो और सरकार बदलो। 2024 में इंडिया जीत के आए और कम से कम उनकी संख्या सामने आए कि कितनी संख्या में लोग और हैं। जाति जनगणना से तमाम चीजें सामने आएंगी कि कौन कितनी हिस्सेदारी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, तो हम उस हिस्सेदारी पे एक योजना तय कर सकते हैं, उनके काम को बाँट सकते हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बातें होंगी अगर जातीय जनगणना होगी तो। सईद इकबाल साहब, चलते-चलते आखिरी सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो इस चुनाव में कांग्रेस की क्या परफ़ॉर्मेंस होगी, क्या पोज़ीशन होगी और प्रधानमंत्री के लिए आपका चेहरा कौन होगा? देखिए, हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक चले हैं, भारत जोड़ो पदयात्रा को उन्होंने किया है, लोगों से मुलाकात की है, जिस तरीके से जनसैलाब उनके साथ चल रहा था और वक़्त-वक़्त पे लोगों से वो मिल रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे, उनकी बातें जान रहे थे, क्योंकि मोदी जी की तरह मन की बात नहीं कर रहे थे, वो लोगों के मन की बात सुन रहे थे। इस पदयात्रा में सबसे बड़ा मामला आया कि वो मन की बात सुन रहे थे, मन की बात सुना नहीं रहे थे। तो उससे बहुत सी चीजें पता चली। आज राहुल जी लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, कभी सुबह खेतों में चले जाते हैं, किसानों के बीच चले जाते हैं, बोनी करने के लिए चले जाते हैं, कटाई करने चले जाते हैं, लेबरों के साथ काम करने ले चले जाते हैं, कुली के साथ चले जाते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो उनको लुभा रही हैं लोगों को। ये वाकई में ये नेता है। तो अगर इस देश का कोई नेता बन के निकला है तो राहुल गांधी निकले हैं। और हम, आपने एक सवाल किया कि प्रधानमंत्री, तो इंडिया जीत के आएगा, इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा। कौन चेहरा कौन होगा? मैं कह रहा हूं, इंडिया एक ऐसा फ्लैग है जिसमें 3 रंग है, तो 3 रंग में बीच में एक चक्र होता है। अब आप ये तय कर लीजिए कि इंडिया में जो जीत के आएगा वही उसका प्रधानमंत्री होगा, ये तय हो जाएगा आपस में। तो ये थे सईद इकबाल, जो कि अभी नेशनल कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर इनको चुना गया है और हर जगह इनकी बधाई संदेश हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। हम भी आ पहुँचे इन तक। ईएन डेली के लिए गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं फर्रुख जमाल।